अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर 1 के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि सारे वीडियोस आप स्टार्टिंग से देख पाएंगे। देखो, चैप्टर 2 में कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बिजनेस वर्ल्ड में डेली यूज होती हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग करने से पहले इन टर्म्स को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इन टर्म्स के अकाउंटिंग में स्पेसिफिक मीनिंग्स है। तो आज के वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं डिस्कस करूंगी। जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो ये टर्म्स बार बार यूज होंगी, तो इन टर्म्स को आप अच्छे से समझ लेना ताकि जब आप अकाउंटिंग करें तो किसी तरह की कोई गलती ना करें। कौन कौन सी टर्म मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है कैपिटल, प्रोप्राइटर, ड्राइंग, लायबिलिटी, एसेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंस और रेवेन्यू। ये सारी टर्म्स बार बार यूज होती है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बार बार ये टर्म्स हमारे सामने आती हैं, तो इन टर्म्स का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो लेक्चर में सारी टर्म्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स और एसेट्स। देखो, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होती है जो बिजनेस में एक प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रोप्राइटर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो मनी की फॉर्म में ही हो, वो गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है, एक बर्डन होता है। क्योंकि अकाउंटिंग में हम हमेशा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। प्रोप्राइटर एक सेपरेट एंटिटी है, डिस्टिंक्ट एंटिटी है बिजनेस से। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो समझ में आया कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होती है जो बिजनेस में एक प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है। ये मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट की फॉर्म में भी। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ। कैपिटल के दो और नाम हैं। पहला है नेट वर्थ और दूसरा है ओनर्स इक्विटी। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में 1 मार्कर में पूछ लेते हैं कि नेट वर्थ क्या होता है, ओनर्स इक्विटी क्या होता है। तो ये कैपिटल के ही दूसरे नाम है। क्लियर? सेकेंड टर्म आती है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड टू इट। प्रोप्राइटर कौन होता है? देखो, प्रोप्राइटर ये एक ऐसा पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है। बिजनेस के जो भी रिस्क होते हैं वो सारे रिस्क वो अकेला ही बेयर करता है। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसे वो अकेला ही घर ले जाएगा, किसी के साथ उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। सारे बिजनेस के डिसीजन वो अकेला ही लेता है। तो समझ में आया प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर एक ऐसा पर्सन होता है जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है। बिजनेस में जितने भी रिस्क होते हैं वो अकेला ही बेयर करता है। तो जो भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस होंगे वो भी उसके अकेले के ही होंगे, किसी के साथ ना ही वो प्रॉफिट शेयर करेगा। और अगर बिजनेस में कोई लॉस इनकर होता है तो उसे भी वो अकेला ही बेयर करेगा। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग इज द अमाउंट गुड्स और एसेट टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्रॉइंग रिड्यूसेस कैपिटल। देखो, ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग, आप वो ड्राइंग मत समझ लेना जिसमें आप फूल पत्ती बनाते हैं, जिसमें आप स्केचेस बनाते हैं। ये ड्राइंग एक डिफरेंट टर्म है जिसे हम अकाउंटेंसी में
यूज करते हैं। ड्रॉइंग क्या होती है? ड्रॉइंग का मतलब होता है कि जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है या कोई एसेट ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। जब भी बिजनेसमैन ड्रॉइंग करता है तो ये हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करती है, क्योंकि या तो वो मनी की फॉर्म में विड्रॉ करेगा या गुड्स की फॉर्म में विड्रॉ करेगा या कोई एसेट लेके जाएगा अपने घर, तो इससे बिजनेस का कैपिटल कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ड्रॉइंग ये ऐसी अमाउंट होती है जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है। ड्रॉइंग कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करती है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी इज द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटी towards owner is known as internal liability. Liability towards outsider is known as external liability. External liability के एग्जाम्पल्स दिए हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी ये ऐसी अमाउंट होती है जो बिजनेस लायबल होता है पे करने के लिए। लायबिलिटी बिजनेस की ऑब्लिगेशन होती है, बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लायबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, टुवर्ड्स प्रोप्राइटर होती है इंटरनल लायबिलिटी, और लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी प्रोप्राइटर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस को वो पैसा प्रोप्राइटर को वापस करना है। दूसरी आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसमें बिजनेस पेमेंट करता है आउटसाइडर पार्टी को, जिसमें आते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो समझ में आया? बिजनेस की दो तरह की लायबिलिटी होती है। एक इंटरनल लायबिलिटी जिसमें लायबिलिटी टुवर्ड्स प्रोप्राइटर होती है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी जिसमें लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर पार्टीज होती है, जिसमें बैंक भी हो सकता है, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट भी हो सकती है, बैंक लोन की पेमेंट भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकती हैं। तो ये सारी हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब देखो, दो कैटेगरी में लायबिलिटी को डिवाइड किया गया है। पहली आती है नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी आती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी विच इज टू बी पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें एक साल के बाद पे किया जाता है। जैसे देखो, सपोज एक फर्म ने मशीन परचेज करने के लिए बैंक से 5 साल के लिए लोन लिया है, तो 5 साल तक ईयरली इंस्टॉलमेंट में फर्म पेमेंट करेगी बैंक लोन की। ये है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल आप दे सकते हैं डिबेंचर्स का। तो नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months. दूसरी आती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज विच इज पेबल within the period of 12 months. For example, creditors, short term loans, bills payable. Current liabilities वो liabilities होती हैं जिनकी पेमेंट within 12 months की जाती है, एक साल के अंदर अंदर पेमेंट की जाती है। जैसे देखो, फर्म ने 10,000 रुपए की गुड्स क्रेडिट बेसिस पर खरीदी हैं और 3 महीने में पेमेंट की है, तो ये होगी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हमेशा पेमेंट एक साल के अंदर अंदर की जाती है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। अगर फर्म बैंक से लोन लेती है और एक साल के अंदर अंदर उस लोन को रिपे कर देती है, तो वो करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे भी करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं एसेट्स। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज
और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस which will give benefit in the future. For example, cash or bank balance, land and building, debtors और गुडविल एक्सेट्रा. एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस की पोजेशन में होते हैं या बिजनेस की ओनरशिप में होते हैं, जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है. जैसे कैश और बैंक बैलेंस, लैंड और बिल्डिंग, डेटर्स, गुडविल. तो ये इस तरह के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देंगे. अब देखो, एसेट भी दो तरह की होती है. एक है नॉन करंट एसेट और दूसरी है करंट एसेट. नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है विच इज हेल्ड नॉट फॉर रीसेल पर्पस लाइक फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जो बिजनेस परचेज करता है लेकिन रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं करता. जैसे फिक्स एसेट्स, आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, लैंड परचेज की, मशीन परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, तो इसे आप बिजनेस में रखने के लिए, आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए परचेज करते हैं, ना कि दोबारा से सेल करने के लिए. तो जिन एसेट्स को बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज किया जाता है वो होती हैं नॉन करंट एसेट्स. दूसरी है करंट एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस और कन्वर्जन इनटू कैश. फॉर एग्जांपल स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल. करंट एसेट्स वो एसेट होती हैं जिन्हें बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए खरीदा जाता है या उनको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करने के लिए परचेज किया जाता है. तो करंट एसेट्स वो एसेट होती है जिन्हें एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे देखो, आपके पास स्टॉक रखा है, यानी आपने गुड्स बेची. जब आपने गुड्स बेची तो आपके डेटर्स जनरेट हुए. डेटर्स जनरेट होने पर उन्होंने आपको बिल्स रिसीवेबल दिया और बिल्स रिसीवेबल को आपने कैश में कन्वर्ट कर लिया. तो करंट एसेट्स वो एसेट होती है जिन्हें बिजनेस में परचेज ही रीसेल पर्पस के लिए किया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है डेटर्स. डेटर्स आर द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट इज नॉट येट रिसीव्ड. डेटर्स, डेटर्स को हिंदी में हम कहते हैं देनदार. देनदार. देखो, डेटर्स ये वो लोग होते हैं जिनको आपने उधार में सामान बेचा है और अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिली. डेटर्स ये आपके देनदार होते हैं, यानी इनसे आपको अमाउंट रिकवर करनी है. ये वो लोग होते हैं जिनको आपने उधार में सामान बेचा है लेकिन अभी तक आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई. दूसरे आते हैं क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार. हिंदी में हम कहते हैं लेनदार. क्रेडिटर्स आर द पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased on credit and payment is not yet made. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा है लेकिन आपने अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं की. तो ये आपके लेनदार हैं, यानी इन्हें आपको पेमेंट करनी है. ये आपके क्रेडिटर्स हैं, ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है. क्लियर? तो ये दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अकाउंटिंग में यूज होती है, डेटर्स और क्रेडिटर्स. तो क्लियर हुआ डेटर्स. डेटर्स कौन होते हैं? जिनको आपने उधार में सामान बेचा है, जिनसे आपको पैसे रिकवर करने हैं. और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा है, जिन्हें आपको पैसे देने हैं. क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है एक्सपेंस. एक्सपेंस इज द अमाउंट स्पेंट टू अर्न रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल सैलरी, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स एक्सेट्रा. देखो, एक्सपेंस को हिंदी में हम कहते हैं खर्चे. फर्म गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स को सेल करने में बहुत सारे खर्चे करती हैं. रेवेन्यू अर्न करने के लिए फर्म को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं.
उन्हें हम कहते हैं एक्सपेंसेस। जैसे फर्म सैलरी देती है एम्प्लॉइज को, लेबर को वेजेस देती है, रेंट देती है, डेप्रिशिएशन होता है फिक्स एसेट्स पर, बैड डेट्स जनरेट होती है, तो ये सारे हैं फर्म के एक्सपेंसेस। जब फर्म रेवेन्यू अर्न करेगी तो उसे एक्सपेंसेस इनकर करने होते हैं और ये सारे एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड बाय एंटरप्राइज थ्रू इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट, कमीशन और रेंट। देखो, जब फर्म ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अमाउंट रिसीव करती है तो वो होती है फर्म की रेवेन्यू। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज में फर्म डील करती है, जिस चीज का बिजनेस करती है, उस बिजनेस को करने से जो भी अमाउंट रिसीव होती है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स। जैसे देखो, जिन गुड्स की कॉस्ट वैल्यू है ₹40,000, उन्हें फर्म 50,000 में बेच रही है, तो फर्म की रेवेन्यू होगी ₹50,000। यहाँ पर एक्सपेंसेस तो 40,000 होंगे लेकिन फर्म की रेवेन्यू होगी 50,000। तो समझ में आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू जब अमाउंट रिसीव की जाती है तो उसे फर्म की रेवेन्यू कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, ये भी अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू फर्म रिसीव करती है तो इन्हें भी हम फर्म की रेवेन्यू कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में नो की नो टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी जो अकाउंटेंसी में फ्रिक्वेंटली यूज की जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे की टर्म्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएं। जो नोट्स मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।